जानदानी माँ शारदे, सत्य मंच, श्री मंगत राम जी, श्री खीम भाई साहब, शांतिपुरी के अध्यक्ष सरदमन जी, वरिष्ठ प्रधानाचार्य मनोहर जी और सभी आचार्य बंधु एवं प्रबंधक और सभी सम्मानित अध्यक्ष बंधु, आज इस चिंतन बैठक में हम यहाँ पर सम्मिलित हुए। इस चिंतन बैठक का जो टॉपिक इस बार इस सत्र में डिस्कस होना है वह हमारा लक्ष्य आचार्य एवं प्रधानाचार्य। बहुत ही मूलभूत रूप से समझेंगे, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता हैं। हमने अपना जीवन 5 साल, 10 साल, 15 साल इस विद्या भारती को दिया है और इस लक्ष्य से बखूबी परिचित है। और विद्यालय के किसी न किसी कोने में यह लक्ष्य परिलक्षित हो रहा है कि हमें क्या करना है। शिक्षा वो जो दिशा दे, शिक्षा वो जो मानवीय आधार जगाए, शिक्षा हो जो कि व्यवहार अच्छा हो और हम अनुशासित जीवन व्यतीत करें। इसी को हम सरल शब्दों में शिक्षा कहते हैं। यदि अब शिक्षा की बात आती है तो याद करेंगे हम हमेशा से कि यह भारत देश सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और यहां पर गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। बड़े बड़े गुरुकुल चला करते थे और उसी गुरुकुल से भगवान राम वशिष्ठ जी के माध्यम से, कृष्ण भगवान संदीपनी के माध्यम से और शिवाजी रामदास के माध्यम से शिक्षा ग्रहण किए। और ग्रहण करने के बाद कितने बड़े बड़े कार्य, कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं, घटनाएं हुई और सारी चीजें जो हैं हम सबके संज्ञान में है। भारत देश में गुरुकुल जो परंपरा थी पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। हर कोई ये जानता था कि इस देश की जो मूलभूत कंक्रीट बैकबोन है वो यहां का शिक्षा प्रणाली है। मुगल साम्राज्य आए, उन्होंने तरह तरह से ध्वस्त किया और उसके बाद एक चतुर चिंतक आया जिसको कि हम मैकाले कहते हैं। मैकाले ने आकर के 1834 में हमारे भारत में एंट्री मारा। 1 साल उसने घूम घूम करके अध्ययन किया और देखा, और देखने के बाद ये कहा कि इस देश को यदि गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इसकी शिक्षा पर चोट करो, यहाँ की शिक्षा प्रणाली को तोड़ दो, ये गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा को तोड़ दो और पूरी तरकीब से इन भारतीयों को गुलाम बना। नतीजा क्या हुआ? हम उस चक्रव्यूह में फंसते चले गए। 1834 को आया और 1835 में उसने शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन कर। 1835 से लेकर के 1951 तक 117 साल मैकाले शिक्षा पद्धति ने ऐसा रंगत बदला कि हम गुलाम तो गुलाम रहे और नौकरी करना सीख गए और हमारे जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति थी उसका धीरे धीरे ह्रास हो गया। इस मैकाले शिक्षा पद्धति को देख करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य गुरुजी हेडगेवार जी, भाऊराव बाला साहब देवरस और साथ में नानाजी देशमुख, कृष्णचंद्र गांधी, इन लोगों ने चिंतन किया कि इस मैकाले शिक्षा पद्धति को किस तरीके से खत्म किया जाए। उस सोच को लेकर के इस मैकाले शिक्षा पद्धति को खत्म किया जाए, इसलिए क्या हुआ, विद्या भारती ने जो शिशु मंदिर योजना चली 1952 में, तो उसमें एक लक्ष्य प्रतिपादित किया। उस लक्ष्य का एकमात्र उद्देश्य ये था कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक जो है निचले स्तर तक जो है वो शिक्षित हो और व्यवस्थित क्रम से अपने जीवन यापन को करे।
गुलामी की जिंदगी न हो, अपनी मातृभाषा में अध्ययन हो, शिक्षा का वो निचोड़ मिले और उसके ज्ञान की वृद्धि हो और खुद में अपने आप में वो व्यवसाय का सृजन कर सके, ऐसा सतत प्रयत्न किया। जब 1952 में यह शिशु मंदिर योजना आई तो इसमें क्या हुआ, भाऊराव देवरस, नानाजी देशमुख, कृष्णचंद्र गांधी, शंकर शरण श्रीवास्तव और कृष्णकांत जी नामक ये 5-6 लोगों ने मिलकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के चिंतन को लेते हुए 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर की योजना का स्थापना किया और वो क्रम चालू 1952 से लेकर के 1960 तक तेजी से जैसे विस्फोट होता है उस तरीके से शिशु मंदिर जगह खुलने लगे और पूरे समाज में सरस्वती शिशु मंदिर छा गया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं स्वयं 1972 में शिशु मंदिर का छात्र था और 1978 तक मैंने पढ़ा। मैं पूरे विद्या भारती में एकमात्र ऐसा प्रधानाचार्य हूं जिसकी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है और उसके बाद इसी धरा में इसी जगह पर जो है मैंने शिक्षा का प्रतिपादन किया है और उसको आगे बढ़ाया है, उस अलग को जलगाए हुए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम उस लक्ष्य को लेकर चले, तो वो लक्ष्य क्या है और किस तरीके से है उसको हमें देखना है। इस लक्ष्य से सभी परिचित हैं, सभी के विद्यालय में लगा हुआ है, सब उसको रोजाना पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको नए तरीके से जो हमारी चिंतन बैठक हुई उसमें जो विद्वज्जनों ने निकाला उसको देखा गया और किस तरीके से आचार्य प्रधानाचार्य को हम एक्टिवेट करें कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हो। हम डेली नित्य प्रतिक्रम में, चाहे वो हरगोविंद सिवाल हो, चाहे वो गोलापार का विद्यालय हो, चाहे वो शांतिपुरी का विद्यालय हो, चाहे वो नैनीताल का विद्यालय हो, चाहे गर्म पानी का विद्यालय हो, हर जगह यह सतत प्रयत्न चल रहा है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुनिष्ठ। अब पहला शब्द आया हिंदुनिष्ठ। अब हिंदुनिष्ठ को जो है हम किस तरीके से समराइज करेंगे इसको आप समझें। अब देखिए, सबसे पहली बात होती है कि हमें बच्चों में हिंदू होने का भाव जगाना पड़ेगा। तो हिंदू होने का गर्व एवं गौरव की अनुभूति, हिंदू जीवन पद्धति प्रति आस्था एवं परिपालन, हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रति प्रेम और हिंदू प्रतीक तीर्थों देवों उपासना पद्धति के प्रति श्रद्धा भाव और हिंदू संस्कारों परंपराओं मान्यताओं और गुरु महापुरुषों पर श्रद्धा, यह चीज हमें हिंदुनिष्ठ बनाने के लिए बालक के मन में भरनी है। कितना अच्छा लगता है जब बागेश्वर धाम के जो महंत हैं वो हिंदुत्व को लेकर के बोलते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा कि जो इतना बड़ा देशव्यापी जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है कुंभ में, एक भी व्यक्ति मुसलमान उसमें क्या है अपनी दुकान नहीं लगाए। चर्चा के केंद्र में आ गए, बड़े बड़े समाचार पत्रों ने जिनका इंटरव्यू छापा कि मुसलमान क्यों नहीं, क्या हिंदू के पर्व में मुसलमान का क्या काम। जब हिंदू की बात आती है तो वो बंदा जो बैठा हुआ है बागेश्वर धाम में, उन्होंने अपना झंडा बुलंद किया और हिंदुत्व को जगाने के लिए उस व्यक्ति ने पदयात्रा भी की। तो ऐसे जब हिंदू के भाव जगाने की बात, महापुरुषों की चर्चा आजकल के युग में जो आदित्य योगीनाथ कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य कर रहे हैं, हमारे प्रेमानंद जी कर रहे हैं, उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा और ये बात हमें जगानी पड़ेगी। तो इसके लिए करणीय कार्य क्या क्या होंगे जो हमारे आचार्य और प्रधानाचार्य के लिए हैं कि वंदना सत्र में कैसे काम हो। तो ईश्वर में विश्वास एवं ईश्वर भक्ति के प्रसंग बताना, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, धर्म ग्रंथों देवी देवताओं को नमन करना और निर्धन एवं जरूरतमंदों को मदद करना, यज्ञ एवं आरती जैसे धार्मिक कार्यों में भाग लेना, यह करणीय कार्य है। हम देखते हैं हम लोग के घरों में
सच विचारेंगे, अपने दिल पे हाथ रख के हमारे हर घर में रामचरितमानस और गीता है। वो एक लाल कपड़े में बंद हो करके भाई साहब पूजन स्थल पे रखा है, रोज उस पे दीपक और दिया बत्ती जलाया जा रहा है। लेकिन हे हिंदू भाइयों, उस रामचरित्र के पन्ने को, रामचरितमानस के पन्ने को, गीता के पन्ने को पलट के नहीं देखा जा रहा। विचार करना पड़ेगा। जब हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग अपने कुरान की लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं अपने बच्चों को और उस हिसाब से तैयार करते हैं कि वो कट्टर बने, और कट्टर बन करके क्या है समाज को प्रतिस्थापित करे, अपने धर्म को वो आगे लेकर जाए। लेकिन यह हिंदुत्व की भावना जो है हम सबको भी जागृत करनी पड़ेगी। हमें अपने बालकों से कहना पड़ेगा, 2 लाइन, 1 लाइन, 4 लाइन, चौपाई, दोहा, कुछ भी हो, उसको पढ़ाएं और पढ़ करके उसको अमल करें। तब इसकी बात आएगी कि हाँ हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय संस्कृति के उपले के अनुयायी हैं, हम शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं, हम विद्या भारती के छात्र हैं। यह भाव जगना चाहिए। किसके द्वारा? हिंदुनिष्ठ। तो पहला शब्द था हिंदुनिष्ठ। दूसरा शब्द राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत। भाई यह जो चीज है इसके लिए हमें बहुत तत्पर रहना पड़ेगा और पूर्ण रूप से तत्पर होकर के इस चीज को समझना होगा कि राष्ट्र के विकास की जानकारी एवं भूभाग। एक दिन क्या हुआ, हमारे विद्यालय में अखंड भारत का चित्र बन गया। तो हमारा एक बच्चा आके कहता है कि सर घनश्याम सर ने के तहत गलत नक्शा बना दिया, ये भारत का नक्शा है ही नहीं, उसको पता ही नहीं। भाई भारतीय प्रेमा जगाती जो क्या है वो पूरा एक सूक्ष्म भारत है। 19 स्टेट 7 कंट्री के बच्चे पढ़ते हैं, उसने देखा ये मैप गलत है। अरे हमको अपने भूभाग के बारे में बताना पड़ेगा, हमारे राज्यों के बारे में बताना पड़ेगा, हमारे संप्रदाय के बारे में बताना पड़ेगा, हमारे धर्म के बारे में बताना पड़ेगा, हमारे गुरुओं के बारे में बताना पड़ेगा, हमारे देवी देवताओं के बारे में बताना पड़ेगा। तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होने के लिए हमारे अपने भूभाग की जानकारी होनी चाहिए और देश प्रति प्रेम निष्ठा हिंदू राष्ट्र हो। और साथ में क्या है कि विभिन्न तरीके से हम इसके करणीय कार्य को भी हम समझ सकते हैं। अखंड भारत, सांस्कृतिक भारत का भौगोलिक परिचय, भारत माता का वर्णन, पुष्पार्चन, नमन रोज वंदना में हो रहा है। हमें उसकी बात को समझाना पड़ेगा कि भारत माता को हम किस तरीके से माँ के रूप में देखते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हमारी 2 माताएं होती हैं, एक माता जो हमें पैदा करती है और दूसरी माता जो हमें समाज में जो है पूर्ण रूप से स्थापित करती है, वो हमारी भारत माता होती है। भारत माता की जय कहते हैं, अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय नहीं कहते, भारत माता की, क्योंकि ये जननी जन्मभूमि आपने पढ़ा है और उसका प्रयोग भी किया है। इस बात को समझेंगे। देश दर्शन कराना, रंगमंचीय कार्यक्रमों के देशभक्ति से जुड़े नाटक, गीत समुदाय, पथ संचलन और महापुरुषों से जुड़ी फिल्में देखना, देश में आए आपदा काल में तन मन धन पूर्वक सहायता करना, चाहे जैसे भी हो। हमारा राष्ट्र जो है, हमारी राष्ट्रभक्ति है, वो सर्वोपरि रहे, हमारा देश कहीं नीचे न गिरे, इस तरीके का भाव होना चाहिए। एक बार इसी तरीके से क्या हुआ, गांधी जी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे, साथ में क्या हुआ, नीदरलैंड का एक बच्चा जो था वहां बैठे हुए, कुछ युवा बैठे हुए थे और एक नीदरलैंड का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उस युवा ने बोला कि ये नीदरलैंड कैसा देश है, यहाँ पर सेब नहीं होता, कितनी खराब बात है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है, ऐसा कैसे हो जाता है, खाने का इतना मन कर रहा है सेब का और वो नीदरलैंड में सेब नहीं होता है। जो आदमी था उसने सुना, उसने तुरंत ट्रेन से उतरा और जा करके वो तुरंत अरेंज करके ला करके ट्रेन में उस बच्चे को दिया कि यह मत कहना कि हमारे नीदरलैंड में सेब नहीं मिलता। देश में ये बात जानी चाहिए कि हमारे नीदरलैंड में सेब मिलता है और हम उसका उपयोग करते हैं। यह क्या है, राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। सुन लेता, कान से उतार देता, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन उसको लगा कि नहीं, ये बच्चा, ये युवा हमारे देश की बेइज्जती कर रहा है, इसलिए
इसलिए वो तुरंत सेव का अरेंजमेंट करके दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत। दूसरा क्या है, शारीरिक। अब इसमें क्या है, शारीरिक। हम बार बार कहते हैं कि शारीरिक की बात बोलते हैं, स्व प्लस थ, स्वास्थ्य को हम कहते हैं जब तोड़ते हैं तो उसको ध्यान रखेंगे। शरीर यदि स्वस्थ रहा तो निश्चित है कि मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो दिमाग स्वस्थ होगा, और दिमाग जब स्वस्थ होगा तो मां सरस्वती का वास होगा। और यही चीज कही जाती है कि शारीरिक रूप से हमें बलिष्ठ बनना है, जिससे कि देश में आने वाली कोई आपात स्थिति आ जाए तो हम अपने आप को समर्पित रखें, पूर्ण रूप से कटिबद्ध रहें। तो इसके लिए क्या है, स्वास्थ्य, स्व में स्थिर रहना। स्व मतलब स्वयं, और कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, स्वयं अपना स्वास्थ्य सबका अलग है। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, यदि आप अस्वस्थ हुए तो कष्ट सिर्फ आपको होगा, बगल वाला, पत्नी, बच्चा, बहन आपके दुख में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक कष्ट जो है आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए स्व का भाव समझना चाहिए। आप अपने आप में शरीर नहीं एक आत्मा है, और इस चीज का चिंतन रहना चाहिए कि स्वास्थ्य सही रहे और व्यवस्थित रहे। इस बात को हमें लेकर के चलना है। और इसमें क्या है, सभी शारीरिक अवयव, उनके द्वारा होने वाले क्रियाकलाप व्यवस्थित रहें। भोजन, व्यायाम, विचार एवं जीवन में नियमितता रखना है। यह सब क्या है, शारीरिक है। अब करणीय कार्य क्या है, वर्ष भर में अपने विद्यालय में 2 बार शारीरिक परीक्षण कराना है। दूसरा क्या है, संतुलित एवं सात्विक भोजन की सूची, कि भाई संतुलित भोजन क्या है, सात्विक भोजन क्या है, और योगासन, ध्यान, खेल आदि पर नियमित कार्यक्रम कराना है। तब हम क्या है, इस शारीरिक के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे लक्ष्य का तीसरा भाग जो है शारीरिक है। चौथा जो है वह आता है आपका प्राणिक विकास। और प्राणिक विकास में है, प्राणिक विकास से तात्पर्य क्या है, प्राणिक का सीधा संबंध भावना शक्ति से। मैं एक बात कहूंगा, वह व्यक्ति कौन जिसकी की भावना सही न हो। भावना जरूर सही होनी चाहिए, मन मस्तिष्क सही होना चाहिए। हम प्रधानाचार्य हैं, हम प्रबंधक हैं, हम अध्यक्ष हैं, हमारी भावना ही सही नहीं। एक आचार्य जी के घर में दुख हो रहा है, कह रहे कि मैं छुट्टी नहीं दूंगा, तुम यहीं पे रहोगे। अरे कैसे, तुम्हारा दिल कैसे हो, तुम भावना रूप से उसका मतलब खुद हो, तुम बेकार हो। जब वो कह रहा है, सच्चाई बोल रहा है कि उसकी माता की तबीयत खराब है, छुट्टी चाहिए, तो तुम खुद अपने आप को देख के सोचो कि यदि हमारी माता की तबीयत खराब होती और हम छुट्टी नहीं मिलती तो मुझे कितना बुरा लगता। बात समझना है इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कि प्राणिक विकास पुनः पहुंच। ये ध्यान रहे कि संसार में सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ जंतु जो है वो मानव है, क्योंकि मानव में ही भावना है, मानव में ही संवेदना है, मानव में ही मानवीय आधार है। यह बात सोच करके रखनी है। तो प्राणिक के रूप में भावना शक्ति को से क्रिया शक्ति का जागरण होता है। प्राण शक्ति मन शक्ति और क्रियाशील को बढ़ाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हमें करणीय क्या करना है, कैसे इस भाव को हमें आगे बढ़ाना है, तो प्राणायाम, आसन, योग साधना, उचित अभ्यास करना। जब हम योग अभ्यास कराएंगे तो निश्चित है कि सांसों पे नियंत्रण होगा, और जब सांसों पे नियंत्रण होगा तो हमारी जो प्राणवायु है वो भी नियंत्रित होगी, और जब प्राणवायु नियंत्रित होगी तो हमारा सांसों पे एक नियंत्रण, और साथ में हमारी जीवन की जो शक्ति है, जीवन शक्ति है, वह भी आगे बढ़ेगी। और इसमें क्या है, ब्रह्मनाद का अभ्यास करना। ब्रह्मनाद का अभ्यास कराने से क्या होता है, सांसों पर नियंत्रण मिलता है। जब हम ओम की जो ध्वनि करते हैं, आप कभी देखिएगा अपनी वंदना में, जब बच्चा तन्मय होकर के जो ओम का ब्रह्मनाद का उच्चारण करता है, उसके चेहरे के भाव को देखिएगा। न उस भाव में कृष्ण दिखाई दे तो आप बता दीजिएगा, किसी दिन आप चेक करके देखिएगा कि किस तरीके से ब्रह्मनाद में क्या शक्ति होती है। नेक्स्ट, इसके बाद मानसिक विकास। मानसिक विकास, मन की शक्तियों का विकास, वो उसका संतुलन करना, शारीरिक आयु, मानसिक आयु की जानकारी देना। भाई शरीर से हम बड़े हो गए और मानसिक आयु जो है 10 साल के बच्चे के हो गया, तो क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एक आदमी आप देख रहे हैं आजकल
टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लाइव चल रहा है सारी चीज, लेकिन कहना चाहिए। समाज उनसे उनसे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं कांग्रेस के, उनकी शारीरिक आयु और मानसिक आयु में जो है अंतर है। वो कब कहाँ क्या कैसे टिप्पणी कर दे, क्या बोल दे, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए मानसिक विकास होना जरूरी है। एक सज्जन बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका क्या यूज हुआ जीवन पर्यंत? बताओ क्या जीवन में यूज हुआ? कभी हमने केला खरीदा क्या जाके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में? कहाँ केले में दिक्कत आ रही है? लकड़ी खरीदने में, कोयला खरीदने में, सोना खरीदने में। लेकिन वो बात नहीं समझ में आई। ये मानसिक विकास करना है, मानसिक रूप से हम और बलिष्ठ हो, हमारा शरीर जो ब्रेन है उसकी सीसी बढ़े, इसलिए इतना लोड दिया जाता है कि हमारा ब्रेन सोचना प्रारंभ कर दे। मानता हूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का जीवन में उपयोग नहीं है, लेकिन इस ब्रेन को बढ़ाने में, उस ब्रेन में विचार लाने में, विवेक की शक्ति को बढ़ाने में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का बहुत बड़ा योगदान है, त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो गणित के आर्किटेक्ट करते होंगे, लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता को जो है बढ़ाने में यह उपयोगी सिद्ध होता है। अब क्या इसमें करणीय कार्य क्या है? कैसे मानसिक विकास होगा? नेत्र, कर्ण, स्वर्णेंद्रिय, स्पर्श, प्राण शक्ति का विकास करना, पाठोत्तर क्रियाकलाप, ग्राम दर्शन, नगर दर्शन, शैक्षिक यात्रा अनिवार्य रूप से कराना, आंखें बंद करके सुखासन में बैठ के किसी स्थान, वस्तु, अंग पर ध्यान केंद्रित करना, यह क्या है? हमारे मानसिक विकास को धीरे धीरे बढ़ाता है। और यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम बच्चों से इस बात को रखें और सोचें। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास। अब मानसिक और बौद्धिक दो चीजें अलग अलग है। शिक्षण एवं पाठ्योत्तर क्रियाकलाप हम मानसिक विकास करते हैं। मतलब क्या हुआ? जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस में धीरे धीरे क्या हुआ? वही कबीरदास कक्षा द्वितीय में भी थे, तृतीय में भी थे, 10th में भी थे, 12th में भी थे, बीए में भी थे, एमए में भी थे, और पीएचडी भी क्या हुआ? कबीरदास में की गई। धीरे धीरे क्या हुआ? बौद्धिक विकास का क्रम बढ़ता चला गया, और गाय पे जो लेख क्लास तृतीय में लिखवाया जाता था, वो आगे चल करके भी उस पर लिखा जा सकता है, और उसकी व्यवस्थाएं अलग अलग चिंतन की जा सकती है। यह क्या है? बौद्धिक विकास का वर्णन है। तो जो पाठ है, जो सिलेबस है, उसके में बढ़ावा, 6 का पाठ्यक्रम, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, यह क्या है? हमारे बौद्धिक विकास पे आगे बढ़ाना प्रारंभ करता है। अब इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? नाड़ी एवं भ्रामरी प्राणायाम कराना। लगातार नाड़ी और भ्रामरी प्राणायाम कराने से क्या है? उसका लाभ मिलता है। सभी को पता होना चाहिए कि अपना पार्थी प्रेमा जगाती जो है वो पूर्ण आवासीय विद्यालय है, गुरुकुल है, आधुनिक गुरुकुल है। अभी हमारे 41 दिन का कैंप लगा। पूरे 41 दिन क्या हुआ? वंदना के बाद हमने अपने 3 प्रयोग रखे थे। भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ठीक है। ये 3 प्राणायाम से कराया था, और इसका ड्रास्टिक रिजल्ट देखने आया। जो बच्चे निखत थे, मतलब एकदम ठप थे, वो भी क्या हुआ? प्रेरित हो गए और पढ़ने लगे और आगे अच्छे बनने के लगे। और दीक्षांत वाले दिन आकर के हमसे बोलते हैं कि सर हम 70 से 75% नंबर पाएंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, यदि 70 से 75 नंबर आप पा जाएंगे तो हमारे लिए, हमारे गुरुकुल के लिए एक नजीर बनेगा, एक मिसाल बनेगी, और हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास बेहद जरूरी। सब कुछ जो है आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई न कोई दैवी शक्ति है जो शरीर को, मन को, संसार को चला रही है। ये डॉक्टर सूर्य प्रकाश नहीं बोल रहे हैं, ये कोई न कोई शक्ति बुलवा रही है। हमें कुछ नहीं पता होता, हम जब अभी मंच से हटेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल कर गया, लेकिन माँ बुलवाती है कि हाँ, इस विषय को कैसे हमें क्या है लोगों के समक्ष रखना है, जिससे कि वह दिमाग में लंबे समय तक बैठा रहे। ऐसा सतत प्रयत्न हम करते हैं। तो उसमें क्या है? परम तत्व, परम शक्ति की परिचय होना, स्थूल से सूक्ष्म का ज्ञान होना, परम शक्ति की सामीप्य करना, पशु प्रवृत्ति का उदात्तीकरण होना, और सभी से आत्म तत्व के दर्शन की परम सत्ता का ज्ञान है। अब क्या है? ये जो आध्यात्मिक चीजें हैं, एक तो बच्चा जो है देवी देवताओं को पहचाने, कोई न कोई आरती, कोई न कोई भजन, कोई न कोई गीत भगवान को माने और उसको आस्था जगाना,
कि हाँ ये चीज होती है, ये चीज है, बलशाली है, ऐसा होता है, यह बात करना और गीता के श्लोक के भाव बताना। जो मैंने आपसे बोला ना, गीता को पढ़ना है, गीता के श्लोक का भाव बताना, परम सत्ता का परिचय कराना। सब लोग को पता है कि पूरा अंत जो है सॉलिड का क्या है, वो परमाणु। परमाणु 3 चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है। अरे कौन सी ताकत थी जो इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है भाई? कौन सी ताकत है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में रखे हुए है? कोई न कोई ऐसी परम शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन को लगातार घुमा रही है। कोई न कोई ऐसी चीज है जो क्या है, जब प्रकाश चलता है उसके पुंज में से ओम की ध्वनि का उच्चारण होता है, उसमें से क्या है, इस तरीके की भाव निकलते हैं। यह परम सत्ता है, परम शक्ति। तो कहने का मतलब क्या है, समय समय पर सत महात्माओं का प्रवचन कराना और महापुरुषों की जयंती का आयोजन करना और उनके बारे में बताना, यह आध्यात्मिक जो है वो विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है लक्ष्य का अंश। लक्ष्य का अंश क्या है? जीवन की वर्तमान चुनौती और परिभाषा। बात समझेंगे। आजकल पढ़ाई तो एक चीज हो गई, चुनौती ही चुनौती। कहीं जाइए तो क्या है, घूसखोरी चल रही है, कहीं जा रहा है बेईमानी हो रही है, कहीं कमीशनबाजी हो रही है, कहीं पर क्या है कि झूठे केस लड़े जा रहे हैं, कहीं दहेज प्रथा चल रही है, कहीं झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। ये क्या सामाजिक कुरीतियां हैं और इसी को क्या हम चुनौती के रूप में लेते हैं और उस चुनौती से लड़ने की क्षमता भी जो है हम अपने बालकों को दिखाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि विद्यालय में से पढ़कर निकले छात्रों के आगे जीवन में उनके समक्ष अनेक चुनौतियां आती हैं। यथा समाज में व्यापक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी, अनैतिकता, सामाजिक रूढ़ियां, कुरीतियां, दहेज प्रथा, घिनौना रूप पाश्चात्य सभ्यता के प्रमाण है। आपको देख के कितना आश्चर्य होगा, जो बड़े बड़े आजकल लोग हुए हैं, फटी हुई जीन्स पहने, पाश्चात्य का नंगी नंगी किता है, पूरा यहाँ से जीन्स फटी हुई है, नंगी नंगी टांगे दिख रही है और वो जो जीन्स है 20-20 हजार की बिक रही है, जिसको भिखारी भी पहनने में शर्म आए, ऐसी जो जीन्स पहन रही है और उसको क्या पाश्चात्य मान रहे हैं। घर का शुद्ध भोजन खत्म करके पिज्जा और क्या मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं और क्या नूडल्स खा रहे हैं। यह सब चीज क्या है, ये गलत। ये अभी नहीं समझ में आता, बालकों को नहीं समझ में आता। जब एक समय बीतेगा उसके बाद समझ में आएगा कि हमने इतना मैदा खा लिया कि हमारा पाचन तंत्र ही जो है वो खत्म हो चुका है। इसलिए हमेशा ये चिंतन रखना है कि हमें जो वर्तमान की स्थिति चल रही है उसमें क्या इन चुनौतियों को, जो ये पाश्चात्यकरण चल रहा है, फास्ट फूड का जमाना चल रहा है, मोमोज और पिज्जा का जमाना चल रहा है, उस चीज से हट करके हम अपनी पारंपरिक रोटी, चावल, दाल, सब्जी और पहाड़ी व्यंजन को हम करें तो कितना शुद्ध होगा, कितना सात्विक होगा इस बात का। क्योंकि जैसा रहेगा अन्न वैसा बनेगा मन। हम जिस तरीके से चाहेंगे वैसा हम करेंगे, तो ये श्रेष्ठता की बात है। तो ऐसी चुनौतियों के लिए क्या करना है? चुनौतियों में कर्म शक्ति की परीक्षा होती है, आत्मविश्वास जगाना। कठिनाई आगे से आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी है। लाइफ और चैलेंजेस और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम की अनेक उदाहरण देना। इस तरीके से कई चीजें हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार जो है, वीरता पुरस्कार है, इन बारों में बच्चों को बताना, जिससे कि क्या है उनमें चुनौतियों से प्रति लड़ने की क्षमता पैदा होगी और आगे बढ़ेगी। आज देश इतनी भयावह स्थिति में जा रहा है, कल्पना नहीं कर सकते। 9 से बच्चा जैसे ही किशोरावस्था में कदम रख रहा है, उसके बाद एक तो फास्ट फूड हो गया, उसके बाद कोचिंग क्लास हो गई, उसके बाद स्कूटी आ गई, फिर कब वो सिगरेट पीने लगे, कब वो मोमोज खाने लगे, कब वो क्या हुआ, नतीजा आप देखें। मैं तो आवासीय विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, जगह जगह की भांति की सभ्यताएं निकल करके आती है कि बच्चा किस तरीके से समाज से हटता जा रहा है और अपने इस गतिविधि, इस क्रियाकलापों में जाकर के बोझिल होता चला जा रहा है। इस चीज को समझना हमारे यहाँ है, हल्द्वानी से इतना परसेंटेज है एडमिशन का कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्या हर दिन देखेंगे कि बेटा यहाँ नशाखोरी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, पहाड़ों पे नशाखोरी इतनी बढ़ जा रही है, बच्चा कब बिगड़ जा रहा है बाद में पता चल रहा है पिताजी लोग को कि हमारा बच्चा तो गलत संगति के कारण कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये सब बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है और सामाजिक कुरीतियों को देख करके आगे बढ़ना है कि हमें कैसे उन चुनौतियों को स्वीकार करें। नेक्स्ट,
राष्ट्र जीवन में समरस और सुसंस्कृत बनाना। जो रहा है अपना भारत गांव में बसता है, बात समझेंगे, भारत जो है वो गांव में बसता है। क्षेत्रवाद आदि जैसे भयानक रोग से भी क्या है हम ग्रस्त हैं, और 50 से अधिक आबादी गरीबी सी रेखा में नीचे जीवन बिताती है। जे सुसंपन्न एवं विभिन्न रूपों में समाज का शोषण करते हैं। अपना राष्ट्र जीवन राष्ट्र तो या षड्यंत्रों में संस्कारहीनता से ग्रसित हैं। स्वधर्म स्वदेशी का भाव कोसों दूर होता जा रहा है। इस बोध को जगाना है कि हम अपने भारत देश को पहचानें, भारत की संस्कृति को पहचानें, इस परिवारवाद को पहचानें, इस तरीके से हम जिए कि हम अपने नाना नानी बाबा दादी मामा फूफा इन सबको पहचाने, और इनसे क्या है हम जुड़ करके एक रूप होकर के एक परिवार का सुखमय परिवार का जो पहले हुआ करता था कि हम लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, लेकिन सब खत्म होता जा रहा है। अब लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुएं जो है ससुर के साथ नहीं रहना चाहती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से क्या है जीवन को यदि हम आगे बढ़ाना है तो उसमें क्या है बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यालय स्तर पर हमें क्या है भेदभाव को हटाना है, जातिवाद को हटाना है, ऊंच नीच को हटाना है। वंदना में जो है विभिन्न प्रकार के भोजन जयंती उत्सव इत्यादि मनवाना है, जिससे क्या है कि एक रूप होता चला जाए। जैसे क्या है मकर संक्रांति का कार्यक्रम होता है वो सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है, चाहे उसमें कोई हरिजन हो, कोई एससी हो, एसटी हो, कोई उच्च जाति हो, ब्राह्मण, सब मिलजुल करके भोजन करते हैं। और ये भाव जगाना चाहिए कि हम सब जो है भारतीय हैं और इस भारतीय संस्कृति से हम लोग पल करके आगे बढ़ करके अपने देश को विकसित करें, शिक्षा को आगे ले जाए, ऐसा व्यवस्थित होना चाहिए। ये बात तो हमारी क्या है जो हमारा लक्ष्य है, इसके तहत जो है पूरी बातें निकल कर आई कि हमें किस तरीके से अपने बच्चों में भाव जगाना है। नेक्स्ट इसके बाद है विद्या भारती के आचार्य और प्रधानाचार्य को दायित्व। अब उसमें क्या है भारतीय जीवन रचना संस्कृति और शिक्षा के बारे में जानकारी है। हम आचार्य प्रधानाचार्य का नैतिक कर्तव्य है कि अपने वंदना सत्र में मिल रह करके क्लास टू क्लास जाकर के हम अपने भारतीय जीवन रचना संस्कृति और शिक्षा के बारे में हम बताएं। ऐसा नहीं है हम कहें कि नहीं ये काम तो प्रधानाचार्य जी का ही है। हम अपने विषय को भी भारतीयता के साथ जोड़ करके चल सकते हैं। हम गणित पढ़ा रहे तो रामानुजम का नाम ले सकते हैं, हम यदि विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो जगदीश चंद्र बसु का नाम ले सकते हैं कि उनके दायित्व क्या थे, उनके योगदान क्या थे, इस चीज को हम रख सकते हैं। बाल विकास के नियमों और सीखने के सिद्धांतों पर की जानकारी देना, हम कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज को हमें समझना। जैसे क्या हुआ कि एक बहुत भारी समस्या था पुराने समय में बंदर को पकड़ना। बंदर की संख्या बढ़ती चली गई तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक पिंजरा बनाया। उस पिंजरे में क्या हुआ कि इतना पतला सा था पिंजरा, उसमें ऐसा था कि हाथ अंदर चला जाता था। उसमें बंदरों को पकड़ने के लिए मूंगफली रख दिया गया। जब मूंगफली देखा तो बंदर जो है उस मूंगफली को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ लिया फिर उसका हाथ उस पिंजरे से नहीं निकला। लाख कोशिश किया, डंडा मारा गया, मूंगफली छोड़ दे, लेकिन वो मूंगफली नहीं छोड़ा। वो पकड़ा रहा मूंगफली कि उसका हाथ जो है मूंगफली वो नहीं छोड़ेगा, और वो क्या पकड़ा रहा, और वो क्या लोगों ने उसको पकड़ लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब लालच आ जाता है मन में तो बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है, और हम लाख कोशिश करते रहे लेकिन वह बंदर नहीं छोड़ सकता है कि मूंगफली छोड़ के अपना हाथ निकाल ले। वह मूंगफली को और तगड़े और कस के पकड़ेगा और सोचेगा कि बस हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। तो कहने का बाल विकास में नियमों के सीखने मतलब कहने का कि हम किस तरीके से सिखा सकते हैं। छोटी छोटी कथा, छोटी छोटी बोध कथा, छोटे छोटे क्रियाकलाप, वैज्ञानिकों के क्रियाकलाप को हम ला करके समाज में रख करके हम बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। विद्या भारती के स्कूलों के बारे में जानकारी देना। अभी एक बात ही आई विद्या भारती के स्कूलों के बारे में जानकारी देना। हम तो विद्या भारती के स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, पार्वती प्रेमा जगाती के प्रधानाचार्य, गरम पानी के प्रधानाचार्य, गोला पार के प्रधानाचार्य। हम क्यों बताएं? नहीं, हमारे यहाँ विद्या भारती के विद्यालयों में क्या गतिविधियां हो रही हैं, हम कैसे हिंदुनिष्ठ बता रहे हैं, कैसे राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत और सुसंस्कृत समाज को लेकर चलना चाहते हैं, यह भाव समाज में बताना पड़ेगा कि आज समाज को यदि जरूरत है तो विद्या भारती के विद्यालयों की जरूरत है। हम गर्व से कह सकते हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है
मंगत राम भाई साहब जानते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं। यह सब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भारतीय सरस्वती शिशु मंदिर योजना का 75% उसी से निकला हुआ है कि मातृभाषा में जो है पठन पाठन होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने आप में क्या है क्रियाकलाप आधारित। याद करें कितना होता था पहले, 5 अंक जो थे क्रियाकलाप के मिलते थे कीम भाई साहब बच्चों के, वो चीज अब यहाँ पे सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो कहने का मतलब है हम कोई नई चीज नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आगे बढ़ गई, हमें तो वो चीज मिली है जो विरासत में हमें 1952 में नानाजी देशमुख और कृष्णचंद्र गांधी जी, शंकर श्रीवास्तव जी, कृष्णकांत जी, इन लोगों ने मिलकर के दिया है। उस चीज को हमें लेकर के चलना है और आगे बढ़ना है। तो याद रखेंगे कि विद्या भारती के विद्यालयों के बारे में समाज में जगह जगह बोलना, समाज में जाकर के बताना, यह भी एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को जानते हैं। लक्ष्य में जब तक हम सबको नहीं बताएंगे कोई नहीं जानेगा। पहले का जमाना था जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब क्या है जंगल में मोर नाचा सबने देखा, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, तमाम चीजें हैं। अब यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम, हमारा लक्ष्य पता नहीं कितने हजारों लोग फेसबुक पे ऑनलाइन चल रहा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो क्या है, हम डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हमारी शिक्षा जो है वो आगे बढ़ रही है, तकनीकी से हम जुड़ रहे हैं और इस चीज को हम समझ रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को ऐसा विचारवान बनाएं कि हम अपने विद्या भारती के विद्यालय को, अरे जहां से खा रहे हैं, जहां से हम पहन रहे हैं, जहां से हमारा बच्चा पोषित हो रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, हम उस विद्यालय के बारे में समाज में ले जाकर के न बताए तो कैसे काम चलेगा। तो यह बात सोचनी है, समझनी है। कक्षा में पढ़ाए जाने विषयों और उनके शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी देना कि हम कैसे पढ़ाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है, खेल खेल में शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये सब क्या है विद्या भारती के दिन है। बाल आधारित, क्रिया आधारित शिक्षा कहाँ, विद्या भारती में, उसी को लोगों ने नकल किया है। विद्यालय और समाज के प्रति संवेदनशीलता का निर्माण करना। मैं बार बार इस कह रहा हूं, सभी आचार्य, प्रधानाचार्य और अध्यक्ष जो भी इस प्रबंध समिति से जुड़ा हुआ है संवेदनशील होना चाहिए। कभी किसी तरीके की विपत्ति आए तो ये सोचना चाहिए कि मैं उस दरमियान खड़ा हूं तो मुझे क्या करना है, मेरा क्या, कभी निर्णय गलत नहीं होगा। आपको समाज जो है प्रतिस्थापित करेगा एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में। नेक्स्ट है आचार्य को सामाजिक मुद्दों से जोड़ना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना, सामाजिक सेवा की भावना जगाना और सामूहिक सहभागिता के कार्यक्रम कराना, जैसे मकर संक्रांति है, विजयादशमी है, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम है, ये सब जो हम कराते हैं तो जो विद्यालय है समाज के प्रति संवेदनशीलता का निर्माण करता है कि हाँ हमारे यहाँ ये कार्यक्रम होना चाहिए। अब मकर संक्रांति कार्यक्रम हो रहा है, आपने तरह तरह की जनजाति के लोगों को बुलाया, वहाँ पे भाषण कर रहे हैं, अरे हम कह रहे हैं नहीं 100 लोग का 10 लोग का तो मन परिवर्तित होगा, 10 लोग तो कहेंगे कि समाज में अच्छा काम कर रहे हैं शिशु मंदिर वाले, विद्या मंदिर वाले, विद्या भारती के विद्यालय। इस तरीके से चिंतन रखना है। और नेक्स्ट है समाज सेवी और पूर्व छात्रों से शिक्षण देने की प्रेरणा। बात समझेंगे, हम भी क्या है, हमारे पार्टी प्रेमा जगाती से कोई भागलपुर का डीएम है, तो कोई क्या है मेरठ का एसएसपी है, तो कोई हल्द्वानी का एसडीएम है, तरह तरह के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बने हुए हैं। उनको समय समय पर बुला करके जब इंटरेक्ट कराते हैं उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। घर की मुर्गी साग बराबर। हम आचार्य जी रोजाना कहते रहेंगे, लेकिन बाहर का भैया आकर के एक बार समझा जाएगा कि हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो क्या होगा, बच्चों को समझ में आएगा। इसलिए पूर्व छात्रों को जोड़ना, पूर्व छात्रों को विद्यालय में योगदान हेतु प्रेरित करना, उन्हें अपने विद्यालय से जोड़ करके उन्हें कहीं न कहीं इस तरीके से कार्यों में लगाना, जिससे कि क्या है समाज भी देखे कि हाँ ये बच्चा यहाँ से पढ़ा था और इसी विद्यालय के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, ये हमारे लक्ष्य को परिलक्षित करता है। निःशुल्क शिक्षण सेवा को प्रोत्साहित करना, जितना जैसे है आजकल सरकारी प्लेटफॉर्म पे तरह तरह के प्रेरणा नाम का एक है जो कि निःशुल्क वो शिक्षा देता है, कैसे हमें शिक्षण कराना चाहिए, कैसे हम किसी वस्तु को पढ़ा सकते हैं, कैसे हम खेल खेल में शिक्षा करा सकते हैं, इस चीज की जो है जानकारी प्रेरणा नाम का एक प्लेटफॉर्म है वो हम लोग को दे रहा है। पूर्व छात्रों को वर्तमान छात्रों से जोड़ना और उनके कैरियर काउंसलिंग की प्रेरणा देना। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, 2018 के बैच के भैया 2022 में आकर के एनडीए में सेलेक्ट हुए
और वो हमारे विद्यालय में 2 दिन रहे, बच्चों से मुलाकात किए। फिर मैंने वंदना सत्र में हाथ उठाया तो 100 बच्चे एनडीए की तैयारी के लिए तैयार कर गए। और उसका प्रतिफल क्या हुआ, 2022 में जो आर्यन भैया आए थे, बात किए थे, तो प्रियांशु भैया जो हैं 2025 में एनडीए में सेलेक्ट। तो कहने का मतलब है कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि यदि हम किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट को वर्तमान स्टूडेंट से जोड़ेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा और बच्चा जो है सीखेगा और आगे बढ़ेगा। उद्योगों और शैक्षिक संस्थाओं से जुड़ाव करना, पूर्व छात्रों के अनुभव साझा करने के कार्यक्रम करना। अभी क्या हुआ, 1983 बैच के हमारे बच्चे जो हैं पीपीजे के, वो हमारी उम्र से बड़े थे, 57 साल के 58 साल के बच्चे होंगे, वो लोग आए। 40 बच्चों से विद्यालय प्रारंभ हुआ था, उसमें से 35 बच्चे आए थे, 5 बच्चे स्वर्ग सिधार चुके थे, 35 बच्चे आए थे, बाकायदे ट्रैक सूट पहन के आए थे, लिखा था पीपीजे फर्स्ट बैच 1983। तो देख करके क्या है आश्चर्य हुआ और सभी बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली कि हाँ ये कार्यक्रम इस तरीके से सफल हुआ और अच्छा लगा। अब क्या है, आचार्यों का सतत विकास और प्रशिक्षण योजना, ये सबसे जरूरी चीज है। पूरे लक्ष्य में सबसे जरूरी चीज है आचार्यों का सतत विकास और प्रशिक्षण। नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं हो, यह भी एक प्रशिक्षण ही है। चिंतन बैठक है, जो भी बैठक हो रही है उसमें आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं। आपका मन हो तो भी सीखेंगे, न मन हो तो भी सीखेंगे, अचेतन मन में सीखेंगे। कभी न कभी तो याद आएगा कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश भारती प्रतिभा जगत के प्रधानाचार्य खड़े होकर के कुछ बात बोले थे। ये तो मानव स्वभाव, भले समय आंख में नींद आ रही होगी, लग रहा होगा कि क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन विषय की गंभीरता मन मस्तिष्क में जा रही है कि एक व्यक्ति इतने देर से प्रयत्न कर रहा है कि हमारा लक्ष्य, विद्या भारती का लक्ष्य हमारे आचार्यों को, प्रधानाचार्यों को, प्रबंधक को, अध्यक्ष को आ जाए, जिससे कि नहीं 100 बच्चे होंगे, 10 बच्चे तो प्रभावित होंगे, 5 बच्चे भी प्रभावित होंगे, 5 होगा, कल 50 होंगे, अगले बार क्या होगा 500 होंगे। यही परिवर्तन है। आज 1952 से विद्यालय प्रारंभ हुआ और 2020 में आकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। यह चिंतन का विषय है कि शिक्षा बदल रही है, शिक्षा की बदलाव आ रहा है, शिक्षा की प्रणाली में बदलाव आ रहा है, कैसे हम पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़े और किस तरीके से चिंतन करें, ये सब विद्या भारती के अधिकारियों की देन है। जितना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो तय हुआ है, ये अधिकतर जो है बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो बैठे हुए विद्या भारती के, उनकी ही योजना को लेकर के बनाया गया है। कितने वामपंथी लोग कहते रहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, ये विद्या भारती की शिक्षा नीति है जिसकी कॉपी पेस्ट किया गया है। तो गर्व होना चाहिए कि ऐसी शिक्षा पद्धति हमने डेवलप कर रहे हैं जिसमें राष्ट्र की भावना, देश की भावना, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, हिंदुनिष्ठ, राष्ट्र के प्रति समर्पित हम ऐसे बच्चों का निर्माण करें तो ऐसा ही सही वक्त आएगा और सही समय आएगा। तो तकनीकी और शैक्षिक कौशल का विकास, हमारा हर टीचर कंप्यूटर जाने, ईमेल करना जाने, बात को समझे, पीपीटी बनाना जाने, तो उससे आगे बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं आगे का समय आने वाला इतना भयावह हो गया है कि हमें मशीनी सब कुछ कर देगी। कल ही मैं देख रहा था कि आपके मन में आए कि मैं सफलता का एक गीत बनाऊं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, उस पर जाके अब एक सफलता का गीत बनाना है। एक वेबसाइट क्या है, लिरिक्स बना देती है। एक जो वेबसाइट है उस गीत को गा करके दे देती है। आपका कुछ काम नहीं हुआ, बैठे बैठे आपका सफलता का गीत तैयार हो गया, आप उसको क्या है गाइए। मशीन आपकी इतनी बड़ी बड़ी लग रही है, क्या है मैन पावर्स कम हो रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है तो बहुत बड़ी चीज है। आने वाले समय में एक ऐसी क्रांति ला देगी कि हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हमने क्या सृजन कर दिया। चैट जीपीटी है, आपको कुछ नहीं करना है, चैप्टर का नाम लिखना है, नोट्स तैयार, आचार्य जी की क्या जरूरत है। तो कुल मिलाकर के कहने का है कि हमें बहुत ही ज्यादा एडवांस होना है और शैक्षणिक कौशल जो है, जो तकनीकी है, उसको सीखना है। नवीनतम शिक्षण पद्धतियों का समावेश करना है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, सही सब चीज़ों का, कंप्यूटर का है, हम नॉलेज को आगे बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आचार्यों के सम्मान और स्वावलंबन पर ध्यान, ये बहुत बड़ा की फैक्टर है। यहाँ अधिकारी स्वरूप हमारे मंगत राम लोस्टा जी बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा इन 3 बिंदुओं को बहुत ज़्यादा समझेंगे। एक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रावधान करना,
ठीक है, हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर चल रहे हैं, हम हमारा विद्या भारती का लक्ष्य है, लेकिन आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा होना जरूरी है। भूखे पेट भोजन नहीं होता, क्या कहते भोजन गोपाल कहते हैं, तो वो चीज नहीं होता। भाई साहब, आलू आपके लिए भी 20 रुपए किलो, हमारे लिए 20 रुपए किलो है। हाँ, अभी हमारे राहुल जी कहते रहते हैं कि सब भाई साहब 1800 की इलायची आ रही थी, 4000 रुपए किलो इलायची आ रही है। हमने कहा राहुल जी रोक दो मत इलायची खिलाना हमारे छात्रावास में, जब 1800 गिर जाए तब फिर करना। कह रहे थे भाई साहब 1800 से अब नीचे 4000 से नीचे ना गिरेगी तो 3000 हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है हमें भी अपने आर्थिक पक्ष को समझना पड़ेगा। और हमें प्रबंधक अध्यक्ष जी हैं, इन बात का मैं उनके करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आचार्यों के जीवन को भी समझें कि हाँ, इन्हें भी अपने परिवार को पोषित करना है। इनके घर पे भी चिकित्सा की सुविधा है, इनके घर पे भी क्या है बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इनके भी बच्चों को भी क्या है मेडिकल इंजीनियर बनने का अधिकार है। तो इस तरीके से हमारे प्रबंधक और अध्यक्ष जी सोचें कि हमारा आचार्य जो है वो पूर्ण रूप से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। आप अपेक्षा कर रहे हैं कि हाँ, हमने अपने जीवन को यहाँ पर तपा दे, राष्ट्र बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर ले, लक्ष्य की सारी पूर्ति कर ले, लेकिन बिना अर्थ के नहीं होगा। ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। ये बात जो आचार्य यहाँ बैठे हैं उनको समझ में आ रही होगी कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश क्या बोल रहे हैं। इस चीज को समझना है, आचार्यों के योगदान का समझना। जिस आचार्य ने अपना जीवन दिया, आज उसको जब वो बूढ़ा हो गया उसको आप ग्रेच्युटी नहीं दे रहे हो, आज आप उसको ईपीएफ नहीं दे रहे हो, उसको सम्मान नहीं दे रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। फिर वो अंत में क्या होगा, अंत समय में आकर के वो क्या होता है, उसका मन खराब हो जाता है। और जब मन खराब हो जाता है तो अभी नेक्स्ट बिंदु आने वाला है, फिर वो विद्यालय की उंगली पलट के नहीं देखता है। तो ये बात सोचनी है, ये प्रबंध समिति का विषय है कि हमारे आचार्यों के आर्थिक पक्ष को भी। प्रबंध समिति का भी तो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, जब तक संख्या नहीं होगी तब तक वो कहाँ से वेतन देगा, घर से तो नहीं देंगे। सरदमन जी यहाँ बैठे बहुत बड़े घराटे हैं, लेकिन अपने घर से तो नहीं देंगे। एक दिन दे देंगे, एक महीना दे देंगे, 2 महीना दे देंगे, लेकिन जब संख्या रहेगी, आज शांतिपुरी की संख्या 700 से ऊपर जा रही है, स्वावलंबी बनता जा रहा है, अपने आप में एक प्रकल्प खड़ा हो रहा है, आने वाले समय में 1000 बच्चा हो जाएगा, खूब वेतन देंगे। क्या वो दिन कोई भूल सकता है जो पार्टी विमान जगाती में लोग कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे जीवन अपना खपा दिए। कल मैंने क्या हुआ, एक वॉलीबॉल उसका बास्केटबॉल का कोर्ट बनवाया, उस पर मैंने लिखवाया श्रीनिवास बास्केटबॉल कोर्ट। बच्चों ने पूछा कि भाई ये श्रीनिवास जी कौन है, रामानुजम का नाम है क्या, श्रीनिवास रामानुजम। हम कहे नहीं भाई, ये फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ द पीपीजे, जिन्होंने रियली तपस्या की, जिन्होंने कहाँ से पैसा लाके, कैसे गरीबी में, कैसे काला जी ने अपना वेतन तक दे दिया, अपना घर भी गिरवी कर दिया। ऐसे महापुरुषों के दम पर वो विद्यालय चल रहा है। परसों ही काला जी शादी में मिले थे, मैंने पूछा था कि भाई साहब आपको कभी सोचा था कि जब ईंट रख रहे थे पार्थिव विमान जगाती की, तो आप वो भी सोचे थे कि ये इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा? क्या सूर्यप्रकाश जी, मैं कभी नहीं सोचता था, मैं सोचता था 5-10 साल में ये बंद हो जाएगा। इतने पैसे की क्राइसिस रहती थी, कहने लायक नहीं। आज क्या है, पूरे उत्तराखंड के विद्यालय को पोषित कर रहा है। मनोहर जी को पता है, कोलाबार के प्रधानाचार्य जी को पता है कि 1 करोड़ रुपया देता है सभी शिशु मंदिर को पोषित करने के लिए देता है। जिस विद्यालय को जरूरत होती है वो चिट्ठी लिखता है अपनी समिति को, और पीपीजे जो है वहाँ से जो है 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए जो है वो वहाँ से उनको भारतीय शिक्षा समिति से मिलता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि वो जो समय भी था जब ये छोटे छोटे शिशु मंदिर पीपीजे को पैसा देकर के पोषित करते थे। आज पीपीजे जो है वट वृक्ष बन गया है, तो सबको पोषित करने का दम रखता है, कोशिश करता है कि हर आचार्य प्रधानाचार्य खुश रहे, आनंद में रहे, और कोशिश करे कि हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करने में वो मील का पत्थर साबित हो। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आचार्यों के व्यक्तित्व और वेश की प्रेरणा, आचार्य आदर्श आचार्य के गुण। आदर्श आचार्य के गुण क्या? आचार्य का सीधे सीधे परिभाषा होता है जिसका आचरण अच्छा हो, अनुशासन हो, आचरण हो, परिधान पर विशेष ध्यान हो। आपकी शर्ट नीली, वो भी मैली कुचैली हो गई, प्रेस नहीं है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम लोग तो उस जमाने के हैं जब धोती कुर्ता पहना करते थे, साइकिल में जो है वो चेन में फंस जाया करती थी, दिक्कत हुआ करती थी, करते करते फिर कुर्ता पजामा हुआ, फिर उसके बाद पैंट शर्ट हुआ। अब आज जो है
कोट भी पहन रहे हैं, विद्यालय पहन रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम परिधान पर बहुत ध्यान रखना है और अपने आचरण पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि समाज की अपेक्षाएं हम आचार्य लोगों से कुछ ज्यादा है। तो इन बातों को हमें विशेष ध्यान रखना है। आचार विकास के नवाचार और प्रशिक्षण, शिक्षण में नवीनतम तकनीकों का समावेश, शिक्षण कार्यशालाएं और विचार मंथन। जैसे क्या है, अब मैं यहाँ पर जो है 1 घंटा बोल के चला गया, लेकिन विचार मंथन होना चाहिए, ग्रुप में बैठना चाहिए मंगतराम भाई साहब कि हाँ उन्होंने क्या बोला है, आप उस हिसाब से क्या क्या सोचते हैं, अपने विद्यालय में क्या क्या करेंगे, किस तरीके से कौन कौन कैसे कार्यक्रम लाएंगे, उस चीज का लाभ होगा, उस चीज से क्या है हम सब आगे बढ़ेंगे। शिक्षण कार्यशालाएं और विचार मंथन होना चाहिए। स्वाध्याय और अध्ययन की आदत विकसित करना। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक आप विकास नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ हमारे आवासीय विद्यालय में लोग कहते हैं कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए, हो जाए, लेकिन भाई साहब सच कह रहा हूँ आजकल का बच्चा जो है इतना स्मार्ट बच्चा है कि आपको 2 क्लास में खड़ा के पढ़ते, क्योंकि सब वो गूगल गुरु से पढ़ के बैठा हुआ। जब तक आप उसमें बाहर ही नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्लास में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, स्टैंड नहीं कर पाएंगे तब तक आपको सीखेगा नहीं, आपको इज्जत ही नहीं देगा। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्या है कि जब तक आपका स्वाध्याय अच्छा नहीं होगा, आपका नोट्स प्रिपेयर अच्छा नहीं होगा, आपको हर चीज पर पकड़ नहीं होगी, तब तक क्या है आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आचार्य प्रधानाचार्य सम्मान और व्यवहार पर ध्यान देना। यह भी हमारे लक्ष्य का बहुत बड़ा है। हम अपने प्रधानाचार्य जी का सम्मान करें, हम अपने आचार्य जी का सम्मान करें, हमें उनको हमेशा क्या है इज्जत की भरी निगाह से देखा जाए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जब मैं पार्थिव प्रेमा जगाती में आया तो मुझे 397 संख्या थी, विद्यालय फॉल डाउन होता जा रहा था तेजी से, लेकिन मैं आया रुक गई। फिर हमारे उसी देवतुल्य आचार्यों की टीम का नतीजा है कि हम गत 2 वर्षों से, 3 साल हुआ मुझको, 2 वर्षों से हम अपनी पूरी संख्या पर हम बैठे हुए हैं। और कल भगवान की दया से जो है हमारे यहाँ इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, 450 बच्चा बैठ रहा है एग्जाम में। 450 कितने बच्चे स्कूल में जो होंगे 150, 200, 250 बच्चे होंगे, 450 बच्चा केवल इंट्रेंस में बैठ रहा है। उसमें से छटनी करेंगे और उसमें से निकाल करके जो बच्चा होगा फिर वो बनेगा, फिर आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल नहीं है। वहाँ एक बच्चे की फीस जो है 3 लाख रुपए है, तो जिस परिवार की कैपेसिटी 3 लाख की देने की होगी वही पढ़ाएगा। और उसमें क्या है, ये भी बात बता दे रहा हूँ कि कोई वहाँ जो पढ़ने वाला जो बच्चा होता है सब मेरिटोरियस नहीं होते। जब अपने घर पे शैतानी के सारे गुण सीख लेते हैं, बदमाश हो जाते हैं, दम हो जाते हैं, तब कहते हैं जब पनिशमेंट तुम्हें बोर्डिंग में डाल दो। ऐसे बोर्डिंग वाले बच्चों को पढ़ा करके जब उनको नंबर लाया जाता है तब जाकर के लगता है कि हाँ विद्यालय अपने आप में कुछ गरिमामय है। लोग कहते हैं कि कहीं बच्चा ना पढ़े तो पीपीजे भेज देना, वहां पढ़ लेगा। तो आवासीय विद्यालय कम आजकल समाज का समाज सुधार गृह हो गया है, बाल सुधार गृह हो गया है, जहाँ पे बच्चे सुधारे जाते हैं। तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, गुरुजी हमने आपको दे दिया, अब हड्डी हड्डी मेरी, बाकी सब आपका। हमने भैया कोई राक्षस है क्या जो हम पीट लेंगे, मार लेंगे और हम तुम्हारे बच्चे को इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, बच्चों को पीटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे आचार्य प्रधानाचार्य का सम्मान और जो व्यवहार है वो समाज में परिलक्षित होना चाहिए और आपस में भी होना चाहिए। हम छोटे से स्टाफ पे 28 लोग, 56 लोग, 20 लोग रहते हैं, आपस में ही हम लोग क्या है ग्रुपिज्म किए हुए हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। इस पर क्या विद्यालय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब यह विद्यालयों से श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन। भाई साहब एक बात ध्यान लें, स्कूल जो है आचार्य चलाता है, स्कूल जो है वो प्रधानाचार्य चलाता है, क्योंकि सीधे सीधे क्या है बच्चों से आचार्य और प्रधानाचार्य जुड़ा हुआ है। इसलिए गुणवत्ता आधारित चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो वहाँ के स्वयं सेवक हैं, सायंकारवा हैं, उनका कितना चयन हो जाए, नहीं। जब मानदंड होगा, हमारे यहाँ भी हो रहा है, 23 तारीख को भी इंटरव्यू हो रहा है, कम से कम 450 एप्लीकेशन आई होगी। लेकिन जब स्क्रीनिंग करके निकाला गया है तो हमारे राहुल जी हमारे पीआरओ हैं, ये कहते हैं सर पता नहीं स्थान भर पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इंग्लिश का टीचर, विज्ञान का टीचर, गणित का टीचर चाहिए, लेकिन वो मानदंडों में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से वो आवासीय विद्यालय का होता है। कोई आता है तो कहता है कि 4 घंटे की पढ़ाई होगी, बाकी तो 24 घंटा लगेंगे, तो वेतन कितना होगा। अब जब वेतन की बात आती है तो फिर मन खराब हो जाता है।
तो वेतन तो ठीक है दे रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे कैलकुलेट होकर के व्यापारिक स्तर पर प्रोफेशनल के तरीके से बात करेंगे तो फिर आप नहीं चल पाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। श्रेष्ठ शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। इस बार हमेशा जो परीक्षा परिणाम जब होता है तो आचार्यों को पुरस्कृत करना चाहिए। आचार्यों का लेख अच्छा है तो उनको पुरस्कृत करना चाहिए। और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आचार्यों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आचार्यों के वैचारिक प्रस्तुतिकरण की पहल, विचार गोष्ठियों और संगोष्ठियों का आयोजन करना, ये भी हमारे लक्ष्य का बिंदु है कि आचार्य प्रधानाचार्य जो है विचारक गोष्ठियों का संगोष्ठी करें। विचार गोष्ठियों और संगोष्ठियों का आयोजन करना, समाज के विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न संप्रदाय के विद्यालयों को बुलाना और बुला करके उनसे क्या है, उनसे विचार का शेयर करना कि हम भारतीयता के लिए, हम राष्ट्रीय के लिए, हम अपने हिंदुत्व के लिए, हम अपने भारतीय संस्कृति के लिए, हम अपने पर्वों के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर एक विचार विमर्श होना चाहिए। आचार्यों का सृजनात्मक चिंतन हेतु प्रेरित करना और उन्हें इस तरीके से प्रेरित करना कि वे अपने बच्चों के संग, अपने जो समाज से जुड़े परिवार हैं उनके संग कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव करें। सेवानिवृत्त आचार्यों और प्रधानाचार्यों के सहयोग की योजना, वरिष्ठ आचार्यों का अनुभव साझा करना। अब क्या है, अभी जो मैं बोल रहा था, आर्थिक पक्ष से भी सेट रहेगा, मैनेज करेगा तो आपके विद्यालय की ओर पलट के आएगा और उसका मन खराब हो जाएगा तो वो कभी नहीं आएगा। लोग बार बार कहते हैं हमसे मंगत राम भाई साहब कि समयदानी दिलवा दीजिए, समयदानी दिलवा दीजिए, तो समयदानी कहाँ से मिलेगा? आजकल हर को क्या है, अर्थ से मतलब है कि भी वो 4 घंटे आए तो उसको कुछ न कुछ जेब में जाए जिससे उसका भी खर्चा पानी चले, क्योंकि समाज है, समाज में स्थापित होने के लिए हमें खर्च इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है परामर्शदाता के रूप में उनकी भूमिका। जो सीनियर हैं, जीवन भी जिए हैं, अपना अनुभव लिए हैं, उनसे भी हम क्या है सहयोग कर सकते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और लास्ट जो है वो संकल्प है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति होनी चाहिए। किस रणनीति से? रणनीति कैसे बनेगी? जब हम प्रबंधक, आचार्य और प्रधानाचार्य बैठ करके किसी एक रणनीति का निर्माण करेंगे कि हमें अपने लक्ष्य के लिए कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या क्रियाकलाप कराना है, बच्चों में कैसे कैसे भाव जगाना है, इस चीज को हम देखते हैं। हम कह रहे हैं छोटी सी बात करके हम रणनीति कर सकते हैं कि वंदना सत्र में जो आएंगे हर बच्चा तिलक लगाएगा, सबसे बड़ी पहचान है। आप यदि तिलक लगाए हैं तो आप कट्टर हिंदू हैं, आज समाज ये कहता है, क्योंकि एक भी मुसलमान जो है कभी तिलक लगाए आपको चाहे जो हो जाए, सिर के बल खड़े कर देंगे तब भी नहीं होगा। कारण क्या था? मैं अभी अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर के आया हूँ 2022 में। अलीगढ़ के विद्यालय मंदिर में 120 बच्चे के तब मुसलमान पढ़ते, लेकिन मैंने कभी समझौता नहीं किया। हमने एक ही बात की, एडमिशन तो दे दूंगा, लेकिन क्या है, हमारी पूरी विद्या भारती की रीति परंपरा, माता को, माँ सरस्वती को पूजना पड़ेगा या कुंदेन गाना पड़ेगा, ओम भूर्भुवः करना पड़ेगा, कोई नमाज की छुट्टी नहीं होगी। तब जो पढ़ा लिखा मुसलमान है ना, वो जानता है कि विद्या भारती के विद्यालय में कितनी मेहनत करते हैं बच्चों को सर्वांगीण विकास करने के लिए। सहभागिता और सहयोग, बिना सहभागिता और सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। एक विद्यालय चला रहे हैं बिना आचार्यों के सहयोग के, बिना मैनेजमेंट के सहयोग के नहीं चल सकता। आप कुछ सोचे, मैनेजमेंट आपको मना कर दे तो अच्छी बात नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब इसकी आवश्यकता है, आज ये चीज महंगी लग रही है, ये कल को क्या होगा, इसका प्रतिफल ऐसा होगा कि दूर दूर तक खुशबू जाएगी और लोग क्या है उसका यूज करेंगे। अभी हमने अपने विद्यालय में वर्चुअल एंड रियलिस्टिक लैब बनाया। वर्चुअल एंड रियलिस्टिक लैब इस तरीके से ताकि भाई साहब आकर के देखिएगा आप भी, ठीक है ना, शांतिपुरी। तो मेरा कहना है उसमें क्या बच्चे जो है चश्मा लगाते हैं, वो क्या रिचार्जेबल चश्मा होता है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए फिजिक्स वो पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, तो पूरा ऐसा लगता है हार्ट बाहर निकल आया, कैसे रक्त संचरण हो रहा, पूरा ऐसा लगे कि कैसे रक्त जा रहा है, एकदम ऐसा लगा हाथ से पकड़ लो। तो 3D पिक्चर होता है उस तरीके से आ रहा है। और एक आजकल चल रहा है वर्चुअल एंड रियलिस्टिक आता है, इस तरीके से चश्मा आता है, उसको लगा करके बच्चे आजकल गेम खेलते हैं, लेकिन उसमें क्या हार्ट इत्यादि फंक्शनिंग एक एक चीज दिखाई जाती है। बच्चे को कैसे भी इस विषय को समझ में आएगा, इन सब चीजों को समझना है। निरंतर सुधार और आत्म मूल्यांकन, सबसे बड़ी बात क्या है, हमें आत्म मूल्यांकन। हर दिन हम बैठे हम अपना मूल्यांकन करें कि आज हमने क्या किया, हमने विद्यालय के लिए क्या किया, हमने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया, हमने अपने विद्या भारती के लिए क्या किया, हम अपने प्रधानाचार्य की कुर्सी के लिए क्या किया, हमने कितने आदेश पारित किए। यह जो है मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है, इस चीज को हम समझेंगे।
हमने सूक्ष्म रूप में बताने की कोशिश की। जो विद्या भारती की चिंतन बैठक हुई थी राष्ट्र, वहाँ पर राजस्थान में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये गुजरात में हुई थी। उसी के बिंदु को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं और उस चीज़ को हमने ट्रांसफ़र किया है। आपने बहुत ध्यानपूर्वक समझा, कुछ लोगों ने नोट किया। ये पीपीटी मैं थीम भाई साहब को दे दूंगा, आप उससे भी आप नोट कर सकते हैं और उसको सुना है, सृजन किया है। कुछ अच्छा करें, कुछ आगे बढ़ें और कुछ इनोवेटिव। कोई ऐसा नहीं कि सूर्यप्रकाश जी ने जो कह दिया वही है, अरे इससे भी आगे आप सोच सकते हैं। आप लोग परम ब्रह्म हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, अच्छे पढ़ते हैं, अच्छा आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जीवन को और निखार सकते हैं और आगे बढ़ करके हम कुछ ऐसा करें कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो और हम आगे बढ़ जाएं। ये आज 100 साल का 1952 से शुरू हुआ है, अभी भी जो चल रहा है, लगभग करीब 75 वर्ष हुए हैं। हम बहुत कुछ पा चुके हैं। मोदी जी जैसा ग्रुप लीडर मिला हुआ है जिसने कि रियली क्या है, बहुत सारे काम किए हुए हैं, धरातल पे आके काम किए हैं, जिससे कि हर गरीब, हर व्यक्ति शिक्षित होने की बात कर रहा है, स्टार्टअप करने की बात करता है, अपना व्यवसाय खोलने की बात करता है, मातृभाषा में सीखने की बात कर रहा है, कौशल के विभिन्न केंद्र खुल रहे हैं और साथ में क्या है, विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी खुल रही है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित है कि जो 2030 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिपादन होगा, उस समय हमारे विद्या भारती के विद्यालय अग्रणी भूमिका में रहेंगे, क्योंकि समाज ये जानता है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये विद्या भारती की देन है। उसके तहत हम सब सतत प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत सभी को साधुवाद कि आपने बहुत ध्यान से सुना और कोशिश करें कि कुछ न कुछ अंश अपने में आत्मसात करें तो हमारा बोलना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।